Welcome to the Department of Political Science. I'm going to start today on new chapter, and this chapter name is Right or Theory of Right. So, first of all, I will describe the meaning of right, then definition of rights, and then theories of right. There are numerous theories of rights in which I'm going to discuss the important one, like the theory of natural rights, theory of social democratic rights, etc. आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है अधिकार। और अधिकार के अंतर्गत मैं आपको आज अधिकार का अर्थ बताऊंगा, अधिकार की परिभाषा बताऊंगा, अधिकार के विभिन्न प्रकार के थ्योरियों के बारे में चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जैसे कि नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का सामाजिक लोकतांत्रिक अधिकार। तो अब हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ राइट से, राइट का अधिकार का अर्थ से। जैसा एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है, प्रत्येक मनुष्य एक परिवार का हिस्सा होता है। तो एक परिवार का हिस्सा के होने के नाते उसके कुछ उस परिवार से कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, कुछ आशाएं होते हैं। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति या एक मनुष्य किसी परिवार का हिस्सा होने के नाते उसके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हक होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है समाज के हिस्सा होने के कारण, समाज के हिस्सा होने के कारण उसके कुछ अधिकार होते हैं, उसके कुछ हक होते हैं। तो इसी हक को अधिकार कहा जाता है। As we know that everyone is part of family, being the part of family, being the member of family, you have some expectation, some entitlements, being the part of the family. In the same way, being the part of the society, an individual being the part of the society, having some rights or some entitlements, and these entitlements is nothing but rights. But one thing is very much important to understand. There is a difference between society and state. So when state and societies are there, then being the part of the society, you are having some entitlement, some possessions, और कह सकते हैं कि राज्य और जो समाज है दोनों अलग अलग चीजें हैं। समाज का हिस्सा होने के कारण आपके कुछ अधिकार होते हैं और उस अधिकार के आधार पे ही अपना आप व्यक्तिक विकास कर सकते हैं, अपना पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर पाते हैं। अगर ऐसा हो कि एक समाज में विभिन्न मनुष्यों और विभिन्न व्यक्तियों जो होते हैं, कुछ की कोई किसी के पास अधिकार हो और किसी के पास अधिकार ना हो, तो आप वाली बात ही देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, उसका व्यक्तित्व का विकास हुआ, जबकि दूसरे का जो या तो अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए या जिनको अधिकार से वंचित कर दिया गया हो, तो उनके जो व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो इस प्रकार समाज के सदस्य होने के नाते आपके कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन ये अधिकार अपने आप नहीं मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिसमें हर समाज में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती है जहाँ सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होती है। सोसाइटी विभिन्न स्तरों में विभाजित होती है। एक हायरकी होती है और उस हायरकी में सभी को समाज के सदस्य होने के नाते उसको अधिकार नहीं मिल पाते हैं। तो इस स्थिति में राज्य जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक संस्था है, जिसका उद्देश्य ही है कि जिस मनुष्य को एक समाज के
सदस्य होने के कारण अधिकार मिलना चाहिए। अगर उसका हनन होगा तो राज्य उस अधिकार को बचाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि राज्य क्या करेगा, समाज में मौजूद अधिकारों की रक्षा करेगा और समय समय पर उनकी मान्यता देता रहेगा जिससे वह बना रहे। मीन्स स्टेट main function is what to protect the rights of individual and try to keep on maintaining the right time and again. So we can say that ki rights and society are very much interrelated and the rights of society is being protected by the state. कहने का तात्पर्य है कि अधिकार और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और राज्य इस समाज के अधिकार को बचाता है। अब राज्य के परिभाषा की तरह राइट के परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे। अधिकार की एक परिभाषा आपको जानना चाहिए जिसको आप कोट कर सकें अपने उत्तर में। एक अच्छी परिभाषा से आपके अंक बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राइट के परिभाषा अधिकार के जो एक बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा है जो थॉमस जेफरसन ने दिया है। तो थॉमस जेफरसन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास जब वो जन्म लेता है तो बराबर होता है, दे आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। मतलब क्रिएटर बनाने वाले उसको लगभग बराबर बनाए हैं और जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में इन अधिकारों का एक मतलब समाज में होने के कारण, समाज में रहने के कारण और इस दुनिया में रहने के कारण उसके अधिकार होते हैं और सभी बराबर होते हैं। मतलब मनुष्य समाज में रहकर सभी बराबर होते हैं। जब बराबर होंगे तो क्लियर कट उनके कुछ अधिकार होंगे। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र होता है तब उनके जन्म से कुछ प्राप्त अधिकार होते हैं और ये जो अधिकार होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करता है और मनुष्य को या मनुष्यों को या उसके संतानों को इस अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसको अलग कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का, व्यक्ति के संतानों का व्यक्तिक विकास नहीं हो पाएगा। अगर हम इन अधिकारों की बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार ये जो कुछ अधिकार हैं जिसको मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। अगर जीवन का अधिकार से मनुष्य को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य की अस्तित्व ही नहीं रहेगी। अगर मनुष्य का जीवन का अधिकार है और उसको बोलने का अधिकार नहीं, अपने भाव को व्यक्त करने का ही अधिकार नहीं है, तो फिर मनुष्य का जीवन ही बेकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मनुष्य समाज में रहेगा तो वो बिना संपत्ति के अपने जीवन को नहीं जी पाएगा और बिना संपत्ति के अर्जन के उसकी जीवन ढंग से नहीं चल पाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य समान रूप में जन्मा है और वो अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा उनके कुछ जन्म से ही प्राप्त अधिकार हैं जिसे मनुष्य अपने जीवन या अपनी संतानों को इससे अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार we can say that what there are situations in the society and in society everyone is born equal and they have been endowed with some inalienable rights, and without those rights the survival of survival of human being is not possible. If we say few important rights of individual to survive, then this can be like the right to life, right to liberty, and right to property, etc. So we can say that this is very much true that an individual to be happy, they must be given opportunity to use their basic right like right to life and liberty so that they can be happy in their life. So rights an individual
cannot be separated, means rights are inalienable in nature. So we can say that the definition of Thomas Jefferson is very broad. So I will suggest the student to have must understand this definition and remember so that you can write in the examination. मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि वो इस परिभाषा को समझे और याद रखे सो दैट इसका एग्जाम में इस्तेमाल सीधे सीधे कर सके. ये बहुत ही एक अच्छा डेफिनेशन है अधिकार का. अब आगे बढ़ते हैं, अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे. अगर अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें तो देयर आर न्यूमरस थ्योरी ऑफ राइट्स and the important theories are as follows, like the natural theory of rights, social welfare theory of rights, legal theory of rights, historical theory of rights, and the idealist theory of rights. So we will cover all this theory of rights one by one. So the first is what? The natural theory of rights. अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत. Means बहुत सारे अधिकार के सिद्धांत हैं, जिसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं. जिसमें पहला है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत. अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के जो एसोसिएटेड, इससे जुड़े जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं या पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो हैं, क्योंकि ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सिद्धांत दिए हैं. और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पहले की अवस्था और उसके बाद की अवस्था के को दर्शा के अधिकार के महत्व को बताया है. और जो दूसरी थ्योरी है वो है अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत. इससे जुड़े जो थिंकर हैं बेंथम और लास्की हैं. तो बेंथम एक उपयोगितावादी सिद्धांतकार है, मतलब यूटिलिटेरियन थिंकर है. मतलब उन यूटिलिटेरियन थिंकर का कहने का तात्पर्य वैसे सिद्धांतकार या वैसे चिंतक या वैसे थिंकर जो मतलब उपयोगितावाद से, मतलब अगर कोई मनुष्य किसी वस्तु को का उपयोग करके अगर वो खुश होता है, अगर उसकी खुश मतलब हैप्पीनेस में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु को उपयोगितावादी वस्तु कहेंगे. और उससे जो खुशी प्राप्त हुआ, इन सभी प्रक्रियाओं को अगर देखा जाए तो बेंथम का एक लाइन है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक खुशी प्राप्त हो सके. मतलब वो चाहते हैं कि उनका एक सिद्धांत है दुख और सुख का सिद्धांत. तो वो सुख को बढ़ाया जा सकता है, सुख को मापा जा सकता है. मतलब सुखवाद का सिद्धांत को अगर देखा जाए, मतलब थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटेरियन थ्योरी, जिसके समर्थक हैं बेंथम. और लास्की जो है वो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत से संबंधित है. अगर अगले थ्योरी की बात करें तो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है. लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स में ऑस्टिन, इससे जुड़े हुए विचारक हैं. ये कानूनी रूप से अधिकार को देखते हैं, कानूनी पर्सपेक्टिव से, कानूनी परिप्रेक्ष्य में ये अधिकार को परिभाषित करते हैं या उसका व्याख्या करते हैं. और आगे अगर अगले थ्योरी की बात करें तो ऐतिहासिक सिद्धांत, जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, उससे जुड़े विचारक हैं वर्क, जो ये अधिकारों को एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के रूप में देखते हैं, ऐतिहासिक विकास के रूप में देखते हैं. और जो अगले सिद्धांत हैं वो है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, जिससे जुड़े विचारक हैं हेगेल, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत. तो सबसे पहले अभी चर्चा करेंगे द नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, मतलब अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स है, इससे जुड़े तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो. तो ये जो तीनों विचारक हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो उदारवादी सिद्धांत पे आधारित है. मतलब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं उसमें ये बताते हैं कि व्यक्ति, मनुष्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले उसके पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते थे. मतलब एक प्राकृतिक
राज्य का जो उत्पत्ति है, जो राज्य का जो उत्पत्ति है, इन तीनों विचारक के हिसाब से वो एक मानव निर्मित है। मतलब राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। मीन्स स्टेट इज एन artificial organization. Means state is formed by the man or individual. It is not what you can say the march of God on earth. Means it's not the march of God on earth. Means जैसा कि कुछ आदर्शवादी विचारक बोलते हैं कि जो राज्य है वो ईश्वर का पृथ्वी पे अवतरण है, जिससे ये इत्तेफाक ये इससे एग्री नहीं करते हैं और कहते हैं कि राज्य जो है मानव निर्मित संस्था, इट इज एन आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी संदर्भ में बोलते हैं कि राज्य का जो उत्पत्ति होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से होता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले मनुष्यों और व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अवस्था में अधिकार होते थे, और यही अधिकार उसके अधिकारों का मतलब एक दावा करते हैं कि जब वो राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तो प्राकृतिक अवस्था में भी उसके पास अधिकार थे। तो इस प्रकार समाज के हिस्सा होने के कारण उनका तो अधिकार एक मतलब समाज के हिस्सा होने के कारण होता ही है। मतलब राइट इज नथिंग बट right is also available before the existence of state. Means when state was not formed by the individual, then also there is a condition. That condition is called the natural condition or natural state. In natural state, individual or human being used to have rights, and those rights are nothing but a natural right. तो इसी आधार पे वो नेचुरल थ्योरी दिए राइट का कि प्राकृतिक अवस्था में भी उनके अधिकार होते थे। तो राज्य बनने के बाद वो अधिकार खत्म नहीं हुए, वो अधिकार रहते हैं। और राज्य का काम क्या है कि मनुष्यों के इन अधिकारों की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि थ्योरी स्टेट्स दैट द सर्टेन राइट्स वर एंजॉयड बाय मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, और यू कैन से द नेचुरल स्टेट आल्सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। मीन्स इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के गठन से पहले ही प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य द्वारा कुछ अधिकारों का उपयोग किया जाता था। अब बात आती है कि अगर ये राइट है, ये अधिकार है, तो मनुष्य जब राज्य का निर्माण कर लिया तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि उस अधिकारों का राज्य सम्मान और संरक्षण करे। Means once the state was formed by the individual by getting together by coming on agreement to form an artificial organization that is nothing but state. So state is having the responsibility to protect the natural right and respect it so that individual can enjoy their life. Now the major exponent, or better to say, as I have said, there are three social contract theorists. Social contract theorists. Among them, and the three social contractian or contract theorists are Locke, Hobbes, and Rousseau. Among them, Locke is the most important. They are the ardent supporter or champion of rights. मतलब अगर हम तीनों समाज जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट और सिद्धांतकारों की बात करें, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकारों में बात करें, तो जॉन लॉक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक थे। इस प्रकार ये अधिकार की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक अवस्था से ही होती है, स्टेट ऑफ नेचर से होती है। और राज्य के बनने के बाद भी अब राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि जैसा कि ये बोलते हैं जॉन लॉक के हिसाब से प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है, और व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये राइट को स्टेट नहीं छीन सकता। स्टेट इसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा और मेंटेन करेगा। इस प्रकार आपने देखा कि जो नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स है उसमें जो सबसे उसके प्रबल समर्थक लॉक हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत है सामाजिक कल्याण अधिकार का सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। इसको सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ राइट्स भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत का कहना है कि जो राइट है वो क्या है, एक मतलब सोशल वेलफेयर के लिए है। अगर समाज है, अगर समाज में कोई वंचित वर्ग है तो उसको अगर उसको
वेलफेयर ना, उसके वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो क्लियर कट मार्जिनलाइज्ड रह जाएगा, वो हाशिए पे चला जाएगा। तो इस प्रकार यह सिद्धांत बताता है कि अधिकार जरूरी है और इस अधिकार से सामाजिक कल्याण होना चाहिए। मीन्स द theorist of social welfare of rights are very much in support of rights, so that the welfare of member of the society or welfare of individual can be done. अब बात करते हैं कि अगर इन बातों को देखा जाए तो एक इन विचारकों का मानना है कि राज्य अन्य सभी अधिकारों को, अन्य सभी विचारों को दरकिनार कर देना चाहिए, अन्य सभी जो अधिकार या विचार उनको साइड करके सबसे ऊपर उन ऐसे अधिकारों पे ध्यान देना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो सके, समाज कल्याण को बढ़ावा मिल सके। मीन्स the theorists are of the opinion that states should set aside all other consideration and recognize only those important rights on the basis of which the promotion of social welfare in society can be promoted. इस प्रकार ये जो राइट है वो कल्याण पे आधारित है, मतलब कैसे वेल सोसाइटी में सोसाइटी के मेंबर का कल्याण का ध्यान रखा जा सके। तो इसी संदर्भ में एक आते हैं बेंथम जो हैं उपयोगितावादी स्कूल या यूटिलिटेरियन स्कूल के सबसे बड़े थिंकर हैं और इनका मानना है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अधिक से अधिक संख्या में लोगों को खुशियां दिलाया जा सके। और राज्य का यही मतलब राज्य जो एक कानून निर्मात्री संस्था है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो कैसे अधिक से अधिक व्यक्तियों को, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक खुशी दिला सके। मीन्स अधिकतम सुख की प्राप्ति, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति कानून की एकमात्र कसौटी है और इससे पीछे राज्य को नहीं हटना चाहिए। ऐसे कानून ही बनाए और अधिकारों को स्टैब्लिश करें। मीन्स Bentham, or better to say the utilitarian school and Bentham are of the opinion that states should do each and everything in such a way so that, or make such laws so that the greatest happiness of the greatest number can be made, and for that state should come forward and recognize all such rights so that their greatest happiness can be achieved in greatest number. अब जो इसी के अंदर अगर लास्की का जो सिद्धांत आता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो लास्की का जो एक पर्सपेक्टिव है, एक जो परिप्रेक्ष्य है, वो सोशल डेमोक्रेटिक है, मतलब सोसाइटी को डेमोक्रेटिक सेंस में देखते हुए उसके कल्याण की बात करते हैं। मतलब वो बोलते हैं सोशल जस्टिस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी इंडिविजुअल के लिबर्टी और सोशल जस्टिस का एजेंडा इनके लिए सबसे ऊपर था और उनका मानना था कि इंडिविजुअल का जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिक स्वतंत्रता है और जो सामाजिक न्याय है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अधिकार होते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि लास्की का मानना है अगर समाज में अधिकार है तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, व्यक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थापना, उसको प्राप्त करना है। तो इसलिए लास्की का जो थ्योरी है वो बहुत ही सामाजिक थ्योरी है, बहुत ही मतलब सामाजिक सिद्धांत है जो समाज में सोशल जस्टिस और व्यक्तिक स्वतंत्रता पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और अगर बात देखा जाए तो जो लास्की का सिद्धांत है वो बिल्कुल ऐसे मतलब उसका जो सिद्धांत है वो सीधा सीधा अधिकार का सबसे ऊपर रखते हैं और बोलते हैं इस अधिकार से ही सामाजिक न्याय और व्यक्तिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सकता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो मतलब क्योंकि सामाजिक न्याय को एक मोरल सेंस में देखा जाता है, एक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो लास्की है, उन्होंने क्या किया, अधिकार को एक नैतिकता के संदर्भ में रखा है। मतलब लास्की ने अधिकारों को नैतिकता के संदर्भ में रख के इसके माध्यम से समाज में व्यक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने का सुझाव दिया है। और उनका मानना है कि कोई भी जो लोकतांत्रिक संरचना है, कोई भी लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर हो, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लिबरल एंड सोशल वैल्यूज होना चाहिए। मतलब उदारवादी और सामाजिक मूल्यों का समावेश, दोनों का समावेश होना चाहिए। उदारवादी अगर मूल्य की बात करें तो स्वतंत्रता होना चाहिए, अगर सामाजिक मूल्य की बात करें तो सोशल जस्टिस होना चाहिए। इस प्रकार अगर आप लास्की के थ्योरी ऑफ राइट्स को देखें तो ये बहुत ही संतुलित सिद्धांत है, अधिकारों का एक सबसे सुटेबल सिद्धांत है, सबसे सुलझा हुआ सिद्धांत है, जिसमें वो दो डायमेंशन पे बात करते हैं। एक डायमेंशन है उदारवादी मीन्स व्यक्तिक स्वतंत्रता, और दूसरा है समाजवादी मूल्य, सोशल वैल्यूज मीन्स लास्की ट्राई टू keep a balance between liberal and social values, where liberal values is concerned with individual freedom and social values concerned with social justice. So the theory or Lasky theory of right is one of the most important theory of right, and in Indian context it is going to be the very suitable. लास्की का जो अधिकार का सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि ये सामाजिक और उदारवादी मूल्यों को एक साथ लाके किसी राजनीतिक अवस्था में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल सिस्टम में इसको समाहित करना चाहते हैं। और जो लास्की का ये सिद्धांत है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुटेबल बैठता है। और लास्की ने बेंथम का जो यूटिलिटेरियन उपयोगितावादी सिद्धांत उसका समर्थन किया था। अब बात आता है, लास्की एक लाइन बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उनका कहना है कि जो लोक कल्याण है मतलब पब्लिक वेलफेयर जो है, उसके विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पब्लिक वेलफेयर है, अगर ऐसा करेंगे उससे अलग कोई अधिकार होगा तो एक व्यक्ति का जो कल्याण है उसके विरुद्ध ही अधिकार हो जाएगा। मतलब एक पब्लिक, हम जैसे समझने के लिए तीन भाग में इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? तीन भाग में, कि व्यक्ति के पास समाज में अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और अधिकार का उद्देश्य क्या? लोक कल्याण है। तो अगर पूरे समाज में हर व्यक्ति के लोक कल्याण की बात की जाए तो एक व्यक्ति का अधिकार पूरे लोक कल्याण के विरुद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कल्याण का, जो वेलफेयर का जो एजेंडा है, उससे सबके अधिकार जुड़े हुए। मीन टू से दैट कि द पब्लिक वेलफेयर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सो any one individual cannot go against the public welfare. Why? Because in public welfare their rights cannot go against. Why? Because as earlier I have said that because the objective of right is what? To attend the public welfare. मतलब इसका उद्देश्य क्या है? अधिकार का उद्देश्य क्या है? अधिकार का उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर को प्राप्त करना। तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का जो अधिकार है उस पब्लिक वेलफेयर से एक दूसरे से क्या है? घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, इंटीमेटली एंड इनसेपरेबली एसोसिएटेड। सो इट कैनॉट बी सेपरेटेड। मीन्स पब्लिक वेलफेयर एंड इंडिविजुअल राइट कैन नॉट गो अगेंस्ट ईच अदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना चाहिए। इसका एक प्रोफेसर लास्की या जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट लास्की हैं, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस थ्योरी के अंतर्गत। और
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्की के अधिकार का सिद्धांत। ओके, इस प्रकार मैंने दो सिद्धांतों की चर्चा कर दी। अगले वीडियो लेक्चर में मैं कुछ अन्य अधिकार से जुड़े कुछ अन्य कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा।